welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to start the new topic in our unit of transformer, and the name of the topic is written in front of you, that is losses in the transformer. So all of us know that the losses which occurs in the transformer are going to play a vital role while figuring out the value of the efficiency in the transformer. As the transformer is a static device and all of us know that it can give us 99.9% efficiency, it means definitely what can be the level of the losses in the transformer. It's definitely going to tell us that what is going to be the extent of these losses. In case of the transformer, the losses are of three types. Hysteresis losses, we call it as a no load losses, or constant losses, iron losses, core losses as well we can call them. Then another one is the copper losses, we call them variable losses or the winding losses. Okay? And the next one is the stray load losses, and one more is also there. It is very less actually, so far as concerned to the total losses, it is a dielectric loss. So first of all I will talk about the hysteresis and eddy current losses, and then I will go for the copper losses, stray load losses and the डायलैक्ट्रिक लॉसेस. तो देखिए अपन ने अभी डिस्कस किया हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, बेसिकली लॉसेस होते क्या है. अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉपर लॉसेस के बारे में कि कॉपर लॉसेस जो होते हैं बेसिकली देखिए इनको कॉपर लॉसेस क्यों बोलते हैं. कॉपर लॉस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अपन के पास जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, जो वाइंडिंग अपने ट्रांसफार्मर की जो लिंब होती है जिसके ऊपर अपने उसको वाउंड किया होता है, ये वाइंडिंग जो होती है दिस वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर मटेरियल. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कॉपर मटेरियल. ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकंड वाइंडिंग. ठीक है, जहाँ पे सप्लाई दिया उसको तुम प्राइमरी वाइंडिंग बोलोगे, जहाँ पे लोड कनेक्ट करोगे उसको आप सेकेंडरी वाइंडिंग बोलोगे. ठीक है, इस तरीके से. अब मुझे देखना है कि कॉपर लॉसेस जो होते हैं उनका एक्सटेंट टोटल लॉसेस में कितना होने वाला है, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और उसकी वजह से कितना क्या होने वाला है, सब कुछ अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कॉपर लॉसेस के बारे में. ठीक है, ये कॉपर लॉसेस जो होते हैं ना बेसिकली अगर देखा जाए तो वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये तो मैंने बताया आपको. ठीक है, तो वाइंडिंग के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि देखिए वाइंडिंग जो होती है ना उसका रेजिस्टेंस होता है. वाइंडिंग का क्या होता है ना, रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है. अब इससे अपने एक बात देखिए क्या किस तरीके से अपन उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये वाइंडिंग है, मैं इसको अगर बोल दूं कि सपोज ये मेरे पास एचवी साइड है, प्राइमरी ये जो है मेरे पास, सपोज मैं इसको अगर एचवी साइड बोल दूं और सपोज ये जो सेकेंडरी मेरे पास एक कैसे मेरे पास एलवी साइड है, सेकेंडरी मेरे पास कैसे एलवी साइड है. ठीक है ना, ऐसा बोल सकता हूँ. ये एचवी साइड है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू के साथ जाता है, वोल्टेज के साथ जाता है. अगर यहाँ पे वोल्टेज सपोज अगर ज्यादा है इसका मतलब करंट कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा. करंट कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा. सही है, अगर यहाँ पे करंट कम है वोल्टेज ज्यादा है. सिमिलरली अगर इसकी बात देखा जाए तो एलवी वाइंडिंग है, यहाँ पे वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज कम होगा और करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा. करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, अब दोनों वाइंडिंग की अगर ओरिएंटेशन की बात की जाए उसमें जो उसका एरिया थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस की बात की जाए तो उसमें देखिए क्या क्या पता चलेगा. इसमें देखिए करंट कैसा है, कम है. इस वाइंडिंग का करंट कैसा है, कम है. मैं उसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है. इस वाइंडिंग का करंट कैसा है, कम है. करंट अगर कम है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा इस वाइंडिंग का. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, इस वाइंडिंग का ज्यादा होगा. सर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ भी इसका कुछ तो रिलेशन है. किसका, वाइंडिंग का, मतलब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका रिलेशन अपन को पता है. ठीक है, तो देखिए कैसा रिलेशन होगा, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ऐसा रिलेशन होगा. ठीक है, तो इसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसका ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इस वाइंडिंग का कम होगा. इसका मतलब क्या, दिस वाइंडिंग विल बी थीन होगी ये वाइंडिंग. ठीक है, इसका बहुत पतली सी वाइंडिंग होगी ये वाली जो एचवी साइड पे जो वाइंडिंग होगी कैसे होगी, पतली सी वाइंडिंग होगी. ठीक है, क्योंकि उसमें से कम करंट जाना होता है. कम करंट जाने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है ना, उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा. मतलब इस वाइंडिंग का अपन को पता चल गया कि इसका जब तुम डिजाइन करोगे तो उस वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसका रेजिस्टेंस और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेट करने वाले हो. ठीक है, जैसे मैंने बस एचवी के लिए डिस्कस किया, सिमिलरली अपन एलवी के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं. तो एलवी के बारे में बोला जाए तो देखिए इसमें करंट कैसा होता है, इस वाइंडिंग में जो करंट होता है करंट कैसा होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, इसमें करंट ज्यादा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कैसा है, कम है. रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब अगर मैं उसका रिलेशन देखूँ आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब इस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेजिस्टेंस सॉरी कम है. रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इसका मतलब भाई
ये वाली जो वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग कैसे होगी, ठीक होगी, मोटी सी वाइंडिंग होगी, कैसे होगी, ठीक वाइंडिंग होगी बेसिकली दिस वन। तो ये वाइंडिंग कैसे होगी, ठीक वाइंडिंग होगी। समझ में आ रही बात, ये उसके सेकेंडरी टर्मिनल है, दीज आर द प्राइमरी टर्मिनल्स ऑफ दिस वाइंडिंग वेयर आई कैन कनेक्ट सप्लाई थ्रू विच आई कैन एक्साइट माई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों वाइंडिंग का ओरिएंटेशन पता चला। एक बात तो आपको ये भी पता चलेगी अच्छे से कि जो दोनों वाइंडिंग होगी ना, उसका अगर देखा जाए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम नहीं होगा दोनों वाइंडिंग का। ठीक है ना, प्राइमरी वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा, इस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा। इसमें ये भी एक बात पता चल गई कि ये वाली जो वाइंडिंग होगी HV वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। सर ये तो ठीक है कि दोनों वाइंडिंग के बारे में पता चल गया, अपन को तो कॉपर लॉसेस के बारे में डिस्कस करना है। इसका मतलब सर कि अगर देखा जाए तो इसका मतलब दोनों वाइंडिंग में जो लॉसेस होंगे टोटल, वो लॉसेस को अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जो दोनों वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर की, इन दोनों वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेस कंट्रीब्यूट होंगे टोटल कॉपर लॉसेस में, तो उनको कैसा करोगे? सिंपल आइडिया यार, जो टोटल कॉपर लॉसेस हो, मतलब जो सपोज अगर मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हो सेकेंडरी के अक्रॉस, सपोज अगर मैं लोड कनेक्ट किया हूँ, तो मैं उसको देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और ये मेरे पास सपोज यहाँ पे सपोज अगर इस वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस भी होगा, लेकिन फिलहाल अपन को रिएक्टेंस के बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोड कनेक्ट किया होगा। तो ये होगा R2, ये होगा इस साइड क्या होगा, R1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ चाहे तो इस साइड पे आ जाएगा आपके पास, ये होगा R1 एंड दिस विल बी JX1, सिमिलरली R2 एंड दिस इज JX2। यहाँ पे होगा मेरे पास क्या, लोड, क्या होगा, लोड। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सेकेंडरी का जो मेरे पास जो भी सर्किट है, इस पूरी की पूरे सर्किट को मैं प्राइमरी साइड के लिए क्या कर लूँगा, रेफर कर लूँगा। सर प्राइमरी के लिए क्यों है, सेकेंडरी के लिए नहीं कर सकते क्या? कोई भी इसके लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आइदर प्राइमरी के लिए कर लो या सेकेंडरी के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक साइड की ओर अपन क्या करते हैं, उसको रेफर कर लेते हैं। मोस्टली अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि प्राइमरी को अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी की ओर कंसिडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी साइड के लिए अपन क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं। दोनों में से जो आपको लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है, मैं बस उसको ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि मोस्टली जो लेते हैं। ठीक है, मैं क्या किया, मैंने तो ऐसा बोला ना कि सेकेंडरी को प्राइमरी को ट्रांसफर करते हैं। अब ठीक है, मैं तो एक बार बोल दिया, अब मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ इसको मैं इस साइड के लिए ट्रांसफर कर लेता हूँ। कोई भी कुछ भी करना होगा, किसी भी साइड पे यार लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज R1। ठीक है, मैं उसको सेकेंडरी के लिए लेके जाता हूँ। मैं पहले वो बोला इसके लिए, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो इसके लिए। सिमिलरली दिस इज N2 अपॉन N1 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X1। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी R2 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, JX2। समझ में आ रहा है ना आपको डिफरेंस की बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं दोनों में। ठीक है, इस तरीके से। अब जो मेरे पास जो लोड है, देखिए लोड क्या है ना, लोड में से करंट कौन से जा रही है, I2 जा रही है। लोड करंट क्या जा रही है, I2 जा रही है। एक अच्छा किया मैंने कि सेकेंडरी की ओर उसको ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग मुझे इसमें ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। किसमें, इस पर्टिकुलर जो भी अपन टेक्स्ट है कि जिसके बारे में फिलहाल अपन डिस्कस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, लोड उससे ज़्यादा इसमें रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे तो आपके पास वाइंडिंग का जो यहाँ पे जो भी कुछ सप्लाई होगा, जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, करंट I2 होगा। क्या होगा, करंट I2। और ये करंट I2 क्या है, I2 is nothing but what, it is a load current। I2 is nothing but what, it is a load current। क्या है I2 भाई आपके पास, लोड करंट है। भाई ये जो लोड करंट है किस में जा रही है, लोड में जा रही है। लोड करंट किस में जा रही है, लोड में जा रही है, बिल्कुल सही है। और आपको याद आ रहा है मैं आपको क्या बताया था इसके पहले, जब भी इफिशिएंसी के बाद मैं जब आपको डिस्कस कराऊंगा, इसके बाद इफिशिएंसी आएगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए जब भी आप लोड करंट बताते हो ना, लोड करंट का जो एक अपन जब लोडिंग लिखते हैं कि X इज इक्वल्स टू आई लोड अपॉन आई रेटेड, इसका मतलब क्या है सर, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, तो ठीक है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आई लोड का जो वैल्यू होता है ना, आई लोड इज इक्वल्स टू X टाइम्स ऑफ आई रेटेड, इज इक्वल्स टू व्हाट, X टाइम्स ऑफ आई रेटेड। तो यहाँ पे ये जो मैं लिख के दिया ना, दिस वन इज गोइंग टू प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है। मतलब जो भी मैं कुछ बताऊंगा ना, इसमें पूरा का पूरा बस सिर्फ X के ऊपर डिपेंड करने वाला। किसके ऊपर, X के ऊपर। और X ही ऐसी चीज है इसमें कि उसका वैल्यू हर एक जगह पे अलग अलग दे सकता है। क्या दे सकता है, हर एक जगह पे अलग अलग दे सकता है।
देखिए सपोज अगर मैं बोला कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, जो मैंने ट्रांसफार्मर बनाया है वहाँ पे, मतलब जो दिखाया है, उस ट्रांसफार्मर का जो लोड है 100 MVA का मेरा ट्रांसफार्मर। कितना MVA का है मेरा ट्रांसफार्मर? एग्जाम्पल ले लेता हूँ चाहे तो, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सपोज जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है? 100 MVA का है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है? 100 MVA का होगा, ठीक है, 100 MVA। और मैं कह सकता हूँ कि सपोज कुछ भी एक मैं रेटिंग ले लेता हूँ, 11/33 kV का मेरा ट्रांसफार्मर, कितना? 100 MVA/33 kV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये क्या ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। अब जो मेरा लोड की बात करूँ, सपोज अगर मैंने जो लोड दिया है मेरे पास, जो लोड का KVA या MVA जो दिया है, लोड का MVA दिया है मेरे पास 80 MVA/33 kV, मेरे पास क्या है लोड का वैल्यू है 80 MVA/33 kV एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, ऐसा कुछ। तो सपोज मेरे पास क्या दिया? लोड दिया। क्या दिया? लोड दिया मेरे पास, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से इसकी लोडिंग पता करनी है, मतलब ट्रांसफार्मर कितना % लोडेड है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर कितना % लोडेड है, ये अगर मुझे निकालना होगा तो उसका मतलब देखिए कैसे निकालोगे। इसका मतलब सर अपन उसको ऐसा निकालेंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना x, इसका मतलब ही ऐसा होता है, जो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा x इज इक्वल्स टू KVA लोड, क्या KVA लोड डिवाइडेड बाय KVA रेटेड, डिवाइडेड बाय व्हाट? KVA रेटेड। सर आप तो कुछ भी लिख रहे हो क्या भाई, क्यों? आपने यहाँ पे क्या लिखा? आई लोड अपॉन आई रेटेड, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो? KVA लोड और KVA रेटेड, ऐसे कैसे? सेम है दोनों, कैसे? अरे लिखना है भाई बस सिंपल, इसमें देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू KVA को मैं क्या लिख सकता हूँ? वोल्टेज इंटू करंट इंटू, ये करंट कौन सा होगा? आई लोड होगा। ये V किस में होगा? KV में होगा, तो K लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलर डिवाइडेड बाय KVA रेटेड कितना है? ये V है, ये रेटेड, ये लोड का वोल्टेज है, और ये क्या है? रेटेड वोल्टेज है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई रेटेड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई रेटेड। सर ये जो वोल्टेज है ना लोड का, इसका वैल्यू 33 kV दिया है, कितना दिया है? 33 kV। और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का वोल्टेज की जहाँ पे अपन क्या कनेक्ट करने, मैं इसको सेकेंडरी करके चल रहा हूँ क्योंकि सप्लाई में 11 को दे रहा है, ठीक हो। तो जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी, उसका वोल्टेज भी 33 kV, इसका भी 33 kV, और मोस्टली 99% बोलूँ ना, 100% केसेस में ऐसा होता है कि जिसके अक्रॉस में आप लोड कनेक्ट करने वाले हो ना, उसका वोल्टेज और जो लोड है ना, मतलब उसकी जो लोड एक्चुअली जो उसका वोल्टेज होता है, दोनों तो सेम होते हैं। जो सिंगल फेज अगर सपोज आप बल्ब लगा रहे हो तो 230 वोल्ट के लिए डिजाइन किया होगा, मैक्सिमम 230 240 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें सस्टेन कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब जो लोड का वैल्यू होता है ना, मतलब लोड का वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का वोल्टेज मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में यार वोल्टेज तो सेम ही होगी ना, जिसके अक्रॉस में आप उसको कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों के अक्रॉस के वोल्टेज तो सेम ही होने वाले, वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। जो पैरामीटर वेरी हो सकता है वो करंट हो सकता है, वो करंट कैसे वेरी होगा मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात पता चली क्या? सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो x इज इक्वल्स टू आई लोड अपॉन व्हाट? आई रेटेड, अपॉन व्हाट? आई रेटेड। तो मेरा जो डिस्कशन होने वाला पूरा का पूरा जो मैंने बोला आपको अभी, तो उसमें सारा का सारा ये जो x है ना, x बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। कौन? x जो है ना, x बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कर दिया? आपने सबसे पहले एक बात पता कर दी कि मतलब जो दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, उनकी थिकनेस कैसी होगी, सब कुछ अपन ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। जैसे भी आपने वाइंडिंग को क्या कर दिया, ट्रांसफार्मर के जो लिम्स है वहाँ पे आपने उसको प्लेस कर दिया। एक बार अगर आपने उसको प्लेस कर दिया तो फिर आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? अरे भाई किसको इंटरेस्ट उसको चेंज करने में, बार बार वाइंडिंग को चेंज करता है क्या? वाइंडिंग बर्न हो जाती है उस टाइम पे चेंज करते, वो बात अलग है, लेकिन अपन उसका फिलहाल तो ऑपरेशन करा रहे हैं ना, ऑपरेशन करने में थोड़ी ना अपन कुछ पैरामीटर चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस इज द फिजिकल पैरामीटर ऑफ ए मटेरियल, सो वी कैन नॉट चेंज इट अगेन एंड अगेन। जो चेंज हो सकता है वो कौन सा पैरामीटर हो सकता है? क्या बोल रहा हूं मैं? जो चेंज हो सकता है कौन सा पैरामीटर हो सकता है? तो देखिए क्या चेंज हो सकता है। सर आपने जो लिखा है यहाँ पे एक लोड लिखा है, लोड में क्या आ सकता है? करंट आ सकता है। सपोज सर अगर अपन ऐसा कंसिडर करें, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो लोड है इसके अक्रॉस में, इसके पैरेलल में अगर सपोज और कोई लोड दूसरा कनेक्ट कर दे, तो इसके पैरेलल में अगर सपोज और कोई एक लोड कनेक्ट कर दे, कि सपोज मैं इसको अगर लोड बोल दूं, तो सर इसमें होगा क्या? ये वाला जो लोड होगा इसके करंट की डिमांड, इसकी और एक दूसरा करंट आएगा उसमें, तो बिल्कुल सही है भाई। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें एक और करंट आएगा, बिल्कुल सही है। सपोज अगर ये वायर है जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, मतलब ये तो अल्टीमेटली वाइंडिंग है ना, इसमें से अगर सपोज 500 एम्पेयर करंट जा सकता है, कितना जा सकता है? 500 एम्पेयर जा सकता है। कितना जा सकता है? 500 एम्पेयर सपोज जा सकता है। और यहाँ पे जो लोड है, इस लोड की डिमांड है 200 एम्पेयर। कितना है? 200 एम्पेयर इस लोड की डिमांड है। तीसरा अगर मैं और बढ़ा दिया, और तीसरा जो रेटेड है वो कितना ले सकता है? मैक्सिमम 100 एम्पेयर ले सकता है सपोज अगर मैं बोलता, क्योंकि इसकी डिमांड है 100 एम्पेयर और रेटेड भी 100 एम्पेयर के लिए, ठीक है। उसके ज़्यादा वो जान नहीं सकता है। मैं सारी चीज़ें आपको केवीए में क्यों होती है, रेटिंग ट्रांसफार्मर की, इसमें सब मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन लोड की डिमांड ही 100 एम्पेयर है। ये 500 ले सकता है, लेकिन देगा कितना? जितना उनकी डिमांड है उतना ही देने वाला है उसको, ठीक है। तो मतलब क्या है ना,
कि अभी देखो क्या था ना, इसके पहले जब मैं लोड कनेक्ट नहीं किया था तो सिर्फ 200 एम्पेयर आ रहा था उधर से, अब मैंने और एक लोड कनेक्ट कर दिया तो उसमें और 100 एम्पेयर बढ़ गए। इसका मतलब क्या, इसमें तो सारा करंट इंक्रीज हो रहा है। टोटल जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी से जो करंट आ रहा है I2 तो अभी बढ़ गया, अभी कितना होगा 300 एम्पेयर होगा, अभी कितना होगा 300, इसके पहले कितना था 200। इसका मतलब क्या, करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है मतलब क्या, लोड का करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, लोडिंग बढ़ रही है। लोडिंग क्यों बढ़ रही है, लोडिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग इज इक्वल्स टू व्हाट है, लोडिंग इज इक्वल्स टू आई लोड अपॉन आई रेटेड। आई रेटेड तो 500 एम्पेयर रहेगा, ये तो रेटेड करंट है ट्रांसफार्मर का। और लोड करंट कौन सा है, लोड करंट तो यहाँ पे 200 था, अभी तो एक और लोड बढ़ा दिया तो अभी 300 एम्पेयर बन गया। मतलब क्या है ना, अभी 300 एम्पेयर बन गया। मतलब क्या है ना, उसके कपास मतलब दे सकता है 500, लेकिन अभी कितने डिमांड है 300 की, अभी कितने की डिमांड है 300 की। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोड है फिलहाल, लोडिंग कितनी है ट्रांसफार्मर की, लोडिंग जो है ना ट्रांसफार्मर पे अब कितना दे रहा है, लोड को कितनी डिमांड है, लोड को 300 की डिमांड है, डिवाइडेड बाय रेटेड कितने के लिए, वो तो मैक्सिमम 500 तक लेके जा सकता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ठीक है, ये 500। तो इसको तुम बोलोगे क्या, दिस इज 0.6, लोडिंग कितनी है 0.6। उसको तुम ये भी लिख सकते हो कि 60% ट्रांसफार्मर लोडेड है, कितना 60% ट्रांसफार्मर लोडेड है। इसका मतलब क्या, और 40% जो बचा है ना उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, और 2-3 लोड बढ़ा दो भाई, कि जिसकी वजह से उसका जो करंट है पूरा का पूरा 500 एम्पेयर क्या करे, वाइंडिंग अपन की क्या करे, सप्लाई से 500 एम्पेयर ले, वो तो मैक्सिमम 500 ही ले सकता है। सर सपोज अगर 600 हो गया तो क्या होगा, सपोज अगर 600 एम्पेयर होगा तो क्या होगा, 600 एम्पेयर होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, बस आपकी वाइंडिंग जलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्यों वाइंडिंग जलेगी, देखिए मैं बताता हूँ अभी सारी चीजें। वाइंडिंग क्यों जलेगी अभी देखना आपको, ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ होता है। देखिए टोटल लॉसेस ऑकरिंग इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कितने हैं, जो टोटल लॉसेस है ना आपके वाइंडिंग में जो ऑकर होंगे, क्या टोटल लॉसेस ऑकरिंग इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, टोटल लॉसेस आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू आई लोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस N2 upon N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1. These are the total losses occurring in the winding of the transformer. I can write it also as well like this. I load का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R equivalent, मैं उसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, R equivalent बोल रहा हूँ। And R equivalent is nothing but refer to the secondary side. कुछ लोग उसको RT से भी लिखाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी लिखते हैं, आप जैसा लिखना चाहते हो वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ऐसा होगा। तो सर इसका मतलब क्या, ये जो टोटल लॉसेस है ना, ये टोटल लॉसेस क्या होगा, और जो टोटल लॉसेस होंगे मैं उसको पीसी लिख देता हूँ, पीसी क्यों, कॉपर लॉसेस, ठीक है, मैं पीसीयू लिखता हूँ क्योंकि पीसी का मतलब कोर लॉसेस भी हो सकता है, बिल्कुल सही। सो पीसीयू इज इक्वल्स टू आई लोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर इक्विवेलेंट। अब ये जो आई लोड है, देखिए ये आई लोड जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ए भी चेंज होंगे, बिल्कुल सही है। सर ये आई लोड चेंज कैसे होगा, अरे भाई जितना ज्यादा लोड आप उसके अक्रॉस में लगाते जाओगे उतना आपका क्या होगा, करंट की डिमांड बढ़ेगी, जितनी करंट की डिमांड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग लोड का करंट बढ़ेगा, लोड का करंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं सर कि लोड का करंट बढ़ेगा, इसका मतलब तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, आई लोड अपॉन आई रेटेड। आई रेटेड तो कांस्टेंट 500 एम्पीयर ही दे सकता है मैक्सिमम, तो लोड का करंट जितना बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग लोडिंग भी बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगा, लोडिंग बढ़ेगा। तो 0.6 से 0.7 0.8 0.9 100 तक जा सकता है, उसके आगे बिल्कुल नहीं जा सकता। उसके आगे तेरे भाई जिसकी कैपेसिटी 500 एम्पीयर और 600 एम्पीयर का भी लेगा क्या, बिल्कुल नहीं। कोई आप अगर 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो क्या, आपकी कैपेसिटी 4 घंटे की, तो आप 8 घंटे नहीं कर सकते हो ना, सेम इसमें भी और कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो अपन को एक बात पता चली कि जैसे लोड वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग कॉपर लॉसेस वेरी होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, कॉपर लॉसेस वेरी होंगे। ये जो आई लोड लिखा है उसकी जगह पे मैं उसका वैल्यू पुट कर दूं कि x टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, कितना, x टाइम्स ऑफ रेटेड, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ आई रेटेड, इसका क्या है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर इक्विवेलेंट। और x क्या इंडिकेट करता है, x इंडिकेट करता है लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, x क्या इंडिकेट करता है, लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो दिस इज x स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई रेटेड, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई रेटेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट, एंड दीज आर नथिंग बट व्हाट, कॉपर लॉसेस, दीज आर नथिंग बट व्हाट, तो टोटल लॉसेस ऑकरिंग इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये क्या है, वाइंडिंग में ऑकर होने वाले टोटल लॉसेस है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अपन को एक बात पता चली कि भाई जो टोटल लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ऑकर होने वाले, उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई रेटेड स्क्वायर, आई स्क्वायर रेटेड मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट। इसमें एक बात और पता चलेगी, जो मैंने बोला था आपको कि ये जो वाइंडिंग होती है ना, ये वाइंडिंग का मैक्सिमम 500 एम्पीयर करंट ले सकती है। अगर आपने उसमें से ज्यादा एम्पीयर करंट लेने की कोशिश करी, सपोज यू आर गोइंग फॉर मोर देन 500 एम्पीयर करंट, इट मींस सपोज यू आर ट्राइंग एटलीस्ट मैक्सिमम होता है ना 505 510 तक जा सकता है। उसके आगे अगर चलेगा ना वाइंडिंग उतना स्ट्रेट तो नहीं कह सकता हूँ मैं, जो लॉसेस होंगे ना वाइंडिंग हो ना उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी,
मैंने यार आपको जो केवीए में रेटिंग की होती है जब समझा था तो उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है इसके पहले। तो मुझे एक बात बोले ना, ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए अपने उसको क्या किया होगा, डिजाइन किया होगा। क्या किया होगा, डिजाइन किया होगा। अब इस वाइंडिंग में अगर सपोज लॉसेस बढ़ गए तो उसकी लॉसेस बढ़ने की वजह से देखिए क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी। लॉसेस है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लॉसेस मतलब क्या, आई स्क्वायर आर, और कितने टाइम के लिए वो हीट जनरेट हो रही है, आई स्क्वायर आर टी। अगर देखा जाए तो इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है। लॉसेस बढ़ने की वजह से क्या बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। जो हीट बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट बढ़ने की वजह से क्या होगा, वाइंडिंग जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्या, वाइंडिंग जलने के चांसेस ज्यादा होंगे। देखिए कैसे जलेंगे, हीट बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा ना, आपका वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन जल जाएगा। जल जाएगा तो क्या होगा, जो वाइंडिंग होगी, दो वाइंडिंग एक दूसरे को टच हो जाएगी। दो वाइंडिंग एक दूसरे को टच होने की वजह से क्या हो जाएगा, दो वाइंडिंग मतलब दो टर्न होंगे, जो टर्न क्या कर देंगे एक दूसरे को, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगी भाई आपके पास। क्या हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगा। तो वाइंडिंग जलनी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम 100% तक आप उसको लोड कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे भी आप उसके आगे जाने की कोशिश करी तो ऑब्वियस है कि उसमें क्या होगा, मैंने बताया आपको कि वाइंडिंग जलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन करते हैं कि मतलब जो लोडिंग होती है ना, उसमें लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। अगर आप पूरा का पूरा उसमें पढ़ लिए, पूरा सब कुछ मतलब जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली। बट अगर आप उसको इसमें करने मतलब इसको एक्स को लिखना भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि लोडिंग इज द इंपॉर्टेंट यार, एंड इट इज गोइंग टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉसेस, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, लोड। जैसा लोड चेंज होगा वैसा क्या होगा, करंट चेंज होगा। और हमेशा याद रखना कि लोड का जो सवाल आएगा इसके आगे, जब भी आप डीसी मशीन पढ़ोगे, जब भी सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, ये तो ट्रांसफार्मर पढ़ ही रहे, इंडक्शन मशीन पढ़ोगे, इसमें जैसे लोड चेंज होगा ना उसके अकॉर्डिंग देखना कॉपर लॉसेस चेंज होंगे। डेफिनेटली लोड आ गया मतलब करंट आ गया, समझ लेना क्या आ गया, करंट आ गया। इतना समझ में आ रहा है। और लोड कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही है, करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा इसका मतलब क्या, लोड चेंज होगा। इतना समझ में आ रहा है। तो आपको एक बात पता चल गया कि लोड क्या, लोड मतलब क्या सर, अरे भाई ये जो फैन लगे क्या है, ट्यूबलाइट लगे, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर नथिंग बट लोड। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नथिंग बट वॉर, उनको लोड बोलते हैं। जितने ज्यादा लोड बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा लोडिंग बढ़ेगी आपकी। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ कि बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टी होती है, मैंने आपको एक और यूनिट पढ़ाया है, उसका नाम है पर यूनिट सिस्टम। क्या है, पर यूनिट सिस्टम। जब मैं उसको पर यूनिट में इन लॉसेस को जब कैलकुलेट करने की बात करूंगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे को जो उसमें गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए, अगर सपोज मैं इन लॉसेस को पर यूनिट में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो पर यूनिट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग गिवन होगी ना मेरे पास, जो मैंने लिखा होगा वहाँ पे, कि जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने लिखा था कि 100 MVA 11/33 kV का मेरे पास ट्रांसफार्मर है। तो इसकी जो रेटिंग है ना 100 MVA, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस MVA, दिस वन विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ बेस MVA। और जिस साइड के लिए मैं अगर उसको सपोज बेस इंपेडेंस निकालने की बात कर रहा होगा, तो जिस साइड के लिए निकाल रहा हूँ उसके लिए उस पर्टिकुलर साइड का वोल्टेज होगा, दैट विल एक्ट एज अ बेस वोल्टेज। सेकेंडरी के लिए निकाल रहा हूँ तो उसकी सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा, दैट विल एक्ट एज व्हाट, अ बेस वोल्टेज। MVA तो मतलब पूरे के पूरे जो सिस्टम होगा, चाहे पावर सिस्टम में ले लीजिए आप, ट्रांसफार्मर मशीन में ले लीजिए, पूरे सिस्टम में आपको जो बेस MVA होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बेस MVA कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 100 MVA 11/33 के हिसाब से इस काइंड ऑफ कोई भी एक ट्रांसफार्मर है तो उसका जो खुद का जो KVA होगा ना, दैट KVA विल एक्ट एज व्हाट, दैट KVA विल एक्ट एज बेस MVA फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, PCU इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ I स्क्वायर रेटेड R इक्विवेलेंट। सपोज अगर मुझे इसका पर यूनिट में लॉसेस कितने होती है अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसको अगर निकालना होगा तो PCU इज इक्वल्स टू, PCU क्या है, एक लॉस है। लॉस इज नथिंग बट व्हाट, I स्क्वायर R क्या होता है, एक पावर ही है भाई, पावर है। पावर को किससे डिवाइड करोगे, पावर से डिवाइड करोगे ना, ठीक है ना। अपन क्या बोले थे, पावर है तो पावर से डिवाइड करोगे उसको, ठीक है। सो PCU इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ I स्क्वायर रेटेड R इक्विवेलेंट। क्या है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको मैं अगर उसको KVA से डिवाइड करूँ तो देखिए KVA ये क्या होगा, बेस होगा, डिवाइडेड बाय बेस KVA बेस में उसको लिखता हूँ। KVA MVA कुछ भी दिया हो सकता है, MVA में दिया होगा तो उसको MVA के अकॉर्डिंग चेंज करे, बेस KVA में दिया होगा तो बेस उसके अकॉर्डिंग चेंज करे, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये जो मेरे पास ओवरऑल जो टर्म आएगा, दिस टर्म विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस टर्म विल बी नथिंग बट व्हाट, बेस, सॉरी ये क्या होगा आपके पास, पर यूनिट कॉपर लॉसेस होंगे। क्या होंगे, दीज आर नथिंग बट PCU इन पर यूनिट। क्या होंगे, दीज विल बी PCU इन पर यूनिट, ठीक है।
और मैं कंसिडर करूंगा कि इसके लोडिंग कैसे उसके अकॉर्डिंग, तो लोडिंग तो बस फिलहाल मैं पर यूनिट लॉसेस निकालने के लिए बिल्कुल नहीं कंसिडर करूंगा, ठीक है। आप जब जैसा उसको दिया उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास लोडिंग कैसे मतलब 100% लोडिंग है, तो उसके लिए अगर मैं देखूंगा तो देखिए उसको किस तरीके से चेंज करूंगा मैं। दिस विल बी चेंज इन सच वे आई स्क्वायर रेटेड मल्टीप्लाई बाय आर इक्वलेंट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर इक्वलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय के वी ए बेस, डिवाइडेड बाय के वी ए बेस। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो आई स्क्वायर रेटेड को देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज अगर आई मल्टीप्लाई बाय, सपोज अगर मैं लोड के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो मैंने उसको लोड की साइड ही किया था ना ट्रांसफर, तो दिस विल बी रिटर्न इन सच वे दैट आई टू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, और रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हम बोथ द साइड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, V2 मल्टीप्लाई बाय I2। सर इसमें केवी नहीं लिखा, वोल्टेज करंट दोनों में से, अरे यार बस एक जो टोटल ओवरऑल टर्म आएगा उसको केवी में करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक I2 कैंसिल हो जाएगा, एक I2 कैंसिल हो गया। इस I2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस I2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ V2 अपॉन I2 आर इक्विवेलेंट अपॉन V2 अपॉन I2, बिल्कुल सही है। V2 अपॉन I2 क्या होगा, मैं सेकेंडरी साइड का बोला था, मैंने बोला था कि जब आपको बेस इंपेडेंस निकालना होगा तो बेस इंपेडेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आइदर प्राइमरी साइड के लिए निकालना होगा तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा दैट विल एक्ट एज बेस वोल्टेज while calculating the base impedance on respective side on that particular side. In case of the secondary, as right now I am calculating the base impedance, so I will consider the rated voltage of the secondary as a base voltage and the rated current of the secondary as a base current. Otherwise I could have considered the secondary voltage base voltage and the rating of the transformer as a base kVA. By using that as well I would have estimated the value of the base impedance, ठीक है। तो base impedance मैं उस तरीके से भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा, मैंने तो बताया उसको, ठीक है। पर यूनिट में मैं इससे ज़्यादा डिस्कशन बहुत कुछ कर चुका हूँ इसके पहले भी। सो आर इक्विवेलेंट अपॉन Z2, Z2 क्यों, क्योंकि इट इज अ बेस इंपेडेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, आरपीयू। ये क्या जाएगा, आरपीयू। इसका मतलब सर ये आज तो पता चल गया कि मतलब पर यूनिट कॉपर लॉसेस आर इक्वल्स टू व्हाट, पर यूनिट रेजिस्टेंस, क्या, पर यूनिट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो पर यूनिट में आ गया ना, तो ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चली अपन को, और ये हमेशा अपन याद रखेंगे, पर यूनिट कॉपर लॉसेस पीसीयू पर यूनिट आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू resistance in per unit, it is what, it is going to be equals to per unit resistance। क्या याद रखोगे इसके आगे, इसके आगे हमेशा एक बात याद रखोगे कि जहां पे आपको ओमिक लॉसेस या रेजिस्टेंस या कॉपर लॉसेस जो दिए होंगे, वेरिएबल लॉसेस, लोड लॉसेस, जो भी कुछ दिए होंगे उनको इसके आगे आप क्या कंसिडर करोगे, अगर पर यूनिट में निकालना होगा तो पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, पर यूनिट कॉपर लॉसेस। पर यूनिट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका मतलब समझ लेना आपने पर यूनिट कॉपर लॉसेस निकाल लिया। तो क्या समझ लेना आपने, पर यूनिट कॉपर लॉसेस निकाल दिया। इतना समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, पूरा का पूरा डिस्कशन किसका है, कॉपर लॉसेस का, किसका है, कॉपर लॉसेस का। वो आपको इतना अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि मतलब जो लॉसेस ऑकर होते हैं उसका रोल किस तरीके से होता है, उसमें क्या किस तरीके से वैरी होता है, किसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन इसके आगे जो लॉस पढ़ने वाले अपन पढ़ लेते हैं स्ट्रे लोड लॉसेस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो देखिए अभी अपन बात करते हैं स्ट्रे लोड लॉस के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रे लोड लॉस। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, स्ट्रे लोड लॉस। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि कॉपर लॉस में था कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब लोड लॉसेस है। इट मींस व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, लोड करंट, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, लोड करंट। सर अगर लोड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब लोड करंट तो वेरिएबल होता है, क्यों, क्योंकि लोड अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियस है लोड करंट वेरिएबल है। लोड करंट वेरिएबल, इसका मतलब जो स्ट्रे लोड लॉसेस है ना, ये भी वेरिएबल है। बिल्कुल भाई सही है। सो स्ट्रे लोड लॉसेस आर आल्सो व्हाट, दीज आर आल्सो द वेरिएबल लॉसेस, दीज आर आल्सो व्हाट, वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। अब ये जो लॉसेस होते हैं इनका अगर थोड़ा अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो उसमें देखिए ये जो लॉसेस होते हैं ना, दीज लॉसेस करस्पॉन्ड टू दी, or these losses occur due to the leakage flux in the winding. These losses occur due to what, leakage flux in the winding. सर लीकेज फ्लक्स क्या होता है, गेट 2013 में आईआईटी बॉम्बे ने एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज इट मीन लीकेज फ्लक्स। उसके लीकेज फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, सपोज अगर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये उसका सेकेंडरी वाइंडिंग है सपोज, ठीक है। ये जो फ्लक्स होता है ना, कुछ देखिए मैं अगर उस फ्लक्स को निकालूं, ये जो होता है ना ये इसके साथ लिंक करता है, ये वाला फ्लक्स, ठीक है, ये वाला, और कुछ जो होता है ना ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो देखूं मैं
इसको जो भी कुछ इसके वाइंडिंग होंगे। सिमिलरली मैं ग्रीन पेन से जो निकाल रहा हूँ, इस वाइंडिंग का कुछ पार्ट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका कुछ पार्ट देखिए ऐसा कुछ लिंक करेगा इसका, और मैंने इसके पहले प्राइमरी इसका इसके साथ भी लिंक करा था, अब इसका इसके साथ भी लिंक कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें रेड पेन से दिखाता हूँ चाहे तो, इसका इस वाइंडिंग का कुछ पार्ट होगा, देखिए इस तरीके से होगा। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना कि जो खुद के साथ लिंक करता है, किसके साथ, खुद के साथ लिंक करता है, उसको तुम बोलते हो लीकेज फ्लक्स, उसको तुम क्या बोलते हो, लीकेज फ्लक्स। और ये वाला जो देख रहे हो ना आपके, जो मतलब दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और उसी मतलब दैट इज बेसिकली देखा जाए तो यूजफुल फ्लक्स वही कोर में पास, मतलब कोर के थ्रू क्या होने वाला है, पास होने वाला, और वही क्या है ना, कोर में कांस्टेंट रहने वाला फ्लक्स है, दैट इज व्हाट, दैट इज द यूजफुल फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। दिस इज द यूजफुल फ्लक्स, दिस इज द लीकेज फ्लक्स, ठीक है। मैं चाहे तो उसका नाम भी लिख देता हूं आपको, चाहे तो, मतलब बिल्कुल भी कुछ आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट लीकेज फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लीकेज फ्लक्स। अब होता क्या है, the stray load losses occur due to the leakage flux, because this leakage flux links with the winding, it produces the leakage EMF, it produces the leakage EMF, that leakage EMF circulate the current, that leakage EMF circulate the current, ठीक है। and due to circulation of that current, I square R losses occur in the winding as well, and due to that I square R losses, definitely I can call it as what, losses are occurring in the transformer, ठीक है। और वो जो losses होंगे ना, वो losses, these losses will contribute to the total losses. Basically it is one kind of unwanted loss, मतलब नहीं चाहिए ऐसा लॉस है ना अपन को, ठीक है। तो स्ट्रे लोड लॉसेस किस में होता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि these losses are depend on load current, as load current is variable, so these stray load losses are also what, variable losses. Stray load losses basically occur due to the leakage flux. लीकेज फ्लक्स क्या होता है मैं समझाया, लीकेज फ्लक्स क्या करता है, वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, सिर्फ खुद जिस वाइंडिंग का फ्लक्स होता है ना उसी के साथ लिंक करता है। देखिए ना, ये वाला जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लीकेज लिंक कर रहा है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका जो फ्लक्स है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ लिंक कर रहा है। ऐसा फ्लक्स कि जो उस वाइंडिंग के साथ ही लिंक करता है, उसको तुम बोलते हो क्या, उसको तुम बोलते हो लीकेज फ्लक्स, उसको तुम क्या बोलते हो, लीकेज फ्लक्स। और जो मैंने इसके पहले बोला कि IIT बॉम्बे ने 2013 में जो क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर का, जैसे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बोल रहा हूँ ना, वैसे जब इंडक्शन मशीन आपको समझाऊंगा ना, उस टाइम पे प्राइमरी की जगह पे स्टेटर होगा, सेकेंडरी की जगह पर रोटर होगा। स्टेटर का अपन रोटर के ऊपर इंडक्शन लेने वाले होते हैं, ठीक है। तो वैसे उसमें होता है, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें लिखा जाएगा कि जो फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक करता है सिर्फ उसको तुम लीकेज फ्लक्स बोलोगे, जो फ्लक्स सिर्फ सेकेंडरी के साथ लिंक करता है उसको तुम बोलोगे लीकेज फ्लक्स। सिमिलरली इन केस ऑफ द इंडक्शन मशीन एज वेल, whenever you will say that the flux which link only with the stator is nothing but primary, and the flux which links only with the secondary, that is nothing but what, only with the rotor, that is what, that is the लीकेज फ्लक्स। तो प्राइमरी मतलब स्टेटर रोटर में भी आप उसको डिफाइन करोगे। सिमिलरली इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी में भी आप उसको डिफाइन करोगे। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने उसको बोला कि इसका देखिए कि मतलब इसका ये कैसे होने वाला है, फ्लो कैसे होने वाला है। Stray load losses are the load losses. These losses depend on the load current. As the load is increasing, accordingly the stray losses are also increasing. ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि ये देखिए जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, लीकेज फ्लक्स क्या करता है, इस वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। इस वाइंडिंग के साथ लिंक होने की वजह से इस वाइंडिंग में क्या होगा, मैं उसका डायरेक्टली फ्लो चार्ट लिख देता हूँ चाहे तो। लीकेज फ्लक्स लिंक विद द वाइंडिंग, लिंक विद द वाइंडिंग्स, then they will produce the leakage EMF. They will produce what, leakage EMF. These leakage EMF will circulate the current. These leakage EMF will circulate the current. They will circulate what, currents. These current will causes what, losses. I square R losses will be over there in that particular winding as well. ठीक है। और उस लॉसेस की वजह से क्या होगा ना, स्ट्रे लोड लॉसेस डेवलप होंगे। कौन से लॉसेस डेवलप होंगे, स्ट्रे लोड लॉसेस। सर इसको स्ट्रे क्यों बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेस क्यों बोलते हैं? स्ट्रे लॉसेस मतलब क्या, अपना काम छोड़ के कुछ और काम करने वाला। मतलब इसको थोड़ी ना बोला है कि तू बाहर मतलब सिर्फ खुद के साथ लिंक है, उसको तो अपन इंटेंडेड होता है कि मतलब पूरा का पूरा जो होगा ना इसके सेकेंडरी के साथ लिंक करे, मतलब जो यूजफुल है ना वो यूजफुल ज्यादा हो, लीकेज बहुत कम हो, ऐसा अपन चाहते हैं। ये लॉसेस में बहुत ही कम लॉसेस होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। स्ट्रे लॉड लॉसेस आर वेरी लेस लॉसेस, मतलब उनका एक्सटेंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कॉपर लॉसेस एंड दी हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। सबसे ज्यादा तो कॉपर लॉसेस होते हैं, उसके बाद हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं। हिस्टैरिसीस एंड एडी में भी देखा जाए तो हिस्टैरिसीस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडी करंट लॉसेस। उसके बाद मतलब देखा जाए तो देखिए मैं उसका सीक्वेंस अगर लिखूँ तो PCU सबसे ज्यादा, उसके बाद PH मतलब हिस्टैरिसीस, उसके बाद PE एडी करंट लॉसेस, इसके बाद देखा जाए तो स्ट्रे लोड लॉसेस,
स्ट्रे, और इसके बाद सबसे कम जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। सबसे कम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। समझ में आ रही बात? तो ये जो होता है ना, ये उसका क्या होता है ना, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस, और आई कैन कॉल इट दिस इज द ऑर्डर इन विच द कॉपर लॉसेस कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, तो उनका एक्सटेंट इस तरीके से होता है। तो समझ में आया कि स्ट्रे लोड लॉसेस बेसिकली क्या होते हैं, कैसे ऑकर होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में। क्या डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में बात करते हैं? देखिए, अपन मटेरियल साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है अपने इंजीनियरिंग कोर्स में, तो उसमें अपन पढ़े होते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। डाई इलेक्ट्रिक, इसके साथ इसका सवाल आता है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट वोल्टेज। जैसे कि मैंने बताया आपको वहाँ पे कि स्ट्रे लोड लॉसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट करंट। स्ट्रे लोड लॉसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट लोड करंट। जैसा लोड चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो करंट चेंज होने की वजह से उसमें लीकेज फ्लक्स चेंज होगा। लीकेज फ्लक्स चेंज होने की वजह से लीकेज ईएमएफ चेंज होगा। लीकेज ईएमएफ की वजह से उसमें जो करंट सर्कुलेटेड होगा दैट करंट विल चेंज, और अकॉर्डिंगली एंटायर टोटल आपके स्ट्रे लोड लॉसेस चेंज होंगे। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस मैं उसकी बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? वोल्टेज। एक्चुअली दीज लॉसेस ऑकर इन द इंसुलेटिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इंसुलेशन जहाँ पे होता है ना वहाँ पे क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑकर होते हैं। इंसुलेटिंग पार्ट जो होते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैं बताऊँ कि सपोज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहाँ पे यूज किया होता है, आपके पास ऑयल होता है, सॉलिड इंसुलेशन होता है, उनमें क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑकर होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही कम लॉसेस होते हैं। सबसे कम मतलब अगर देखा जाए तो 20.25% ऑफ द टोटल आउटपुट। कितना? 0.25% of the total output. These losses occur in the transformer. These losses occur in very less extent. So in most of the cases when we will calculate the efficiency of the transformer, in most of the cases these losses will be neglected. These losses will be what? Neglected. तो इसके लिए उनको अपन ज़्यादा मोस्टली बहुत सारी जगह पे अपन उसको तो पढ़ाते भी नहीं है, और बहुत सारे जो आपका जो सिलेबस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस तो मतलब दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में इतना नहीं पढ़ते। लेकिन क्योंकि ये लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, और अपन तो इसका डायरेक्टली पूरा का मतलब बीडी भी निकालने का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पूरा जो अपन स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस में करते हैं, बैकग्राउंड स्ट्रेंथ वगैरह निकालने की सारी बातें उसमें करते हैं, केवी पर एमएम, मतलब ये सब कुछ आप वहाँ पे पढ़े होते। तो फिलहाल यहाँ पे अपन उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कैसे थे, और मैंने डिस्कस किया है। अपन बात करेंगे इसके ऊपर जो इसके रिलेवेंट जो न्यूमेरिकल होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।